नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक नेट जेआरएफ में जोड़ा गया नाटक है सिंदूर की होली। यह समस्यात्मक नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी साहित्य में समस्यात्मक नाटकों के जनक माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म है 1903 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों एवं एक अंकीकार हैं, उनमें इनका विशेष स्थान है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं वो पाश्चात्य नाटककार इब्सन, बर्नार्ड शो, मेटरलिंग आदि का इन पर खासा प्रभाव पड़ा है। एक बार डीएसएसपी में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा नाटककार है जिसके पाश्चात्य साहित्यकार या नाटककार जो हैं इब्सन है, बर्नार्ड शो है, मेटरलिंग का खासा प्रभाव पड़ा, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लेकिन फिर भी इनकी एकांकियों में भारत की आत्मा बसती है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के समूचे नाट्य साहित्य में भारतीय संस्कृति के आदर्शों और मान्यताओं का प्रभाव रहा है। मिश्र जी ने इब्सन के दो प्रसिद्ध नाटक थे, पिलर ऑफ द सोसाइटी और डॉल्स हाउस, इसका क्रमशः अनुवाद किया है। पिलर ऑफ द सोसाइटी में समाज के स्तंभ। अब देखो, सोसाइटी का मतलब समाज होता है, पिलर का मतलब खंबा होता है। याद करने का तरीका, समाज के स्तंभ, यानी इसका हिंदी अनुवाद पिलर ऑफ द सोसाइटी का हिंदी में जो शब्द बनता है वो है समाज के स्तंभ। और डॉल्स हाउस का मतलब होता है, डॉल्स मतलब गुड़िया, हाउस घर यानी गुड़िया का घर है। आगे बात समझ में। अब देखिए, इनके प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं अशोक 1926 में, सन्यासी 1930 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग और सिंदूर की होली 1931 में, आधी रात 36 में, गरुड़ ध्वज 1945 में, नारद की वीणा 1946 में, वत्सराज और दशावमेघ 1950 में, वितस्ता की लहरें 1953 में, चक्रव्यूह 1955 में और मिश्र अभिमन्यु, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब देखो, इनकी रचनाएं भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनमें से कौन कौन सी अपन को अच्छे से याद रखना है। ये सिंदूर की होली बहुत प्रसिद्ध है। ये सीधा सीधा ही पूछा जाता है कई बार कि सिंदूर की होली नाटक किसका है, तो ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो नाटक है वो है मुक्ति का रहस्य और राजयोग, राक्षस का मंदिर, सन्यासी और एक अभिमन्यु, ये मिश्र अभिमन्यु है ना। ये 4-5 नाटक इनके प्रसिद्ध हैं, अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। चक्रव्यूह नाटक नहीं पूछा जाता, परंतु चक्रव्यूह रचना या फिर कविता पूछा जाता है, वो किसकी है, कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। इसमें इन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार के समकालीन जो भारतीय परिवेश था, भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया गया है। वेधव्य, वेधव्य मतलब विधवा जो जीवन जीती है उसको बोलते हैं। विधवा के ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो वेधव्य शब्द की बनेगा। वेधव्य भारतीय समाज के लिए एक कलंक है, यानी विधवा होना भारतीय समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। एक्चुअल में पहले क्या होता था कि कोई स्त्री विधवा हो जाया करती थी तो उसकी दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान में तो चलो थोड़ा सुधार हुआ है, अच्छी बात है। क्योंकि जैसे समझिए, ये तो मतलब क्या है कि ईश्वर की देन है। किसी औरत का है, किसी लड़की की शादी होती है 20-21 साल में, और दुर्भाग्यवंश 25 साल की एज में उसके पति का देहांत हो जाता है, तो ये तो मर जाता है परंतु लड़की की ज़िंदगी सारी उसके सामने पड़ी रहती है। तो उसको विधवा होकर के जीना पड़ता है। समाज में वो कहीं जा नहीं सकती है, शादी ब्याह में, अच्छे मांगलिक कार्यों में उसकी उपस्थिति बहुत ही गलत मानी जाती है। तो वह एक मतलब विधवा होना भारतीय समाज में एक कलंक है, विधव्य होना, ये गलत है। शादी करनी चाहिए क्योंकि पूरी ज़िंदगी इसके सामने पड़ी है, बेचारी अकेली कैसे काट सकती है। ये बहुत ही गलत था। वर्तमान में ठीक संशोधन हो रहा है, सुधार हो रहा है, और इसे मिटाने का प्रयास राजा राममोहन राय ने सबसे पहले, फिर दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने किया था, परंतु आज भी है कई समाजों में। तथा विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन करने में भारतीय नारी की दयनीय दशा को सुधारना चाहा है कि जो विधवा हो जाती है उसका दोबारा विवाह होना चाहिए, पुनर्विवाह है उसका समर्थन करना, यानी भारतीय समाज की जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधारना चाहा है लक्ष्मी नारायण जी ने। सिंदूर की होली नाटक में इसी वेधव्य की समस्या को केंद्र में रख करके विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा है वो की गई है, यानी एक विधवा है वो वेधव्य जीवन क्यों जिए समाज में। अब देखिए, मुख्य पात्र इसके, पात्र ध्यान रखना, मुरारी लाल है। ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन है, जिसने 10,000 रुपये लेकर के रजनीकांत नामक एक लड़की की हत्या का मार्ग वो निरापद कर दिया था, यानी इस रजनीकांत की हत्या वो मुरारी लाल ने करवा दी थी।
चंद्रकांता ये मुरारीलाल की शिक्षित पुत्री है, जो कि रजनीकांत ये जो मरवाया था ना, इससे वो प्रेम करती है और मर्त रजनीकांत के हाथों ये अपनी मांग के सिंदूर भर करके विधवा बन जाती है। ये एक ऐसी लड़की है जो पाश्चात्य संस्कृति में पली बड़ी है, खुले विचारों की है और उन्मत्त स्वच्छंद प्रेम करने लग जाती है रजनीकांत से। और इस चंद्रकला का पिता है मुरारीलाल, वो उसको रजनीकांत को मरवा देता है। तो ये जब हॉस्पिटल में इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो इसी के हाथ से इस चंद्रकला ने रजनीकांत के हाथ से मृत शरीर से अपनी जो खून है उससे अपनी मांग है वो भर ली थी और आजीवन विधवा रही थी। यह मनोरमा है, एक रूढ़िवादी सोच वाली विधवा स्त्री है जो कि चित्रकारी भी जानती है। रजनीकांत चंद्रकांता का प्रेमी है, जिसकी हत्या मुरारीलाल ने करवा दी थी। मनोज शंकर ये एक शिक्षित विक्षिप्त दशायुक्त पात्र है, शिक्षित तो है परंतु विक्षिप्त है, परेशान है, जो कि मनोरमा से प्रेम करता है। वो रूढ़िवादी स्त्री थी ना, उससे प्रेम करता है तथा उसके पिता का हत्यारा मुरारीलाल है। भगवंत सिंह रजनीकांत का संपत्ति हेतु हत्या करने वाला व्यक्ति था, यानी कुछ पैसे लेकर के रजनीकांत की हत्या वो भगवंत सिंह ने कर दी। माहिर अली ये मुरारीलाल का मुंशी है। अन्य पात्र हैं हनन सिंह और डॉक्टर हैं, ये इनके मुख्य मुख्य पात्र हैं। अब देखिए सिंदूर की होली जो नाटक है वो अपन पढ़ते हैं। सिंदूर की होली नाटक की समीक्षा। सिंदूर की होली नाटक है वो मिश्र जी का एक समस्या प्रधान नाटक है। चंद्रकला नाटक की केंद्रीय पात्र है। कई बार यह पूछा जाता है नेट जीआरएफ में कि सिंदूर की होली नाटक का मुख्य पात्र केंद्रीय पात्र कौन है, तो चंद्रकला है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसके द्वारा प्रणय और वेदव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ। प्रणय तो क्या कि उसकी शादी तो हुई नहीं थी, परंतु वो प्रेम करती थी उससे, प्रेम करने के कारण उसका प्रणय और फिर बाद में उसको मरवा दिया जाता है, तो उसकी विधवा जीवन का उसके संघर्ष की अभिव्यक्ति इसमें किया गया है। संपूर्ण नाटक 3 अंकों में विभक्त है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा। चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल की एकमात्र संतान है, जो कि 20 वर्ष आयु की है। उसकी उम्र कितनी है, 20 वर्ष है, तथा उसके मुख पर एक प्रकार की सरलता है, उल्लड़पन है, यानी बचपना है। चंद्रकला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा सारी पाश्चात्य वातावरण में हुई है और इसी कारण उनके विचारों तथा व्यवहार में वह स्वच्छंदता है। अपने चंद्रकला अपने पिता के कुकर्मों से पूर्णतः अवगत है। मुरारीलाल के द्वारा सर्वप्रथम अपने मित्र मनोज शंकर के पिता की हत्या मात्र 8,000 रुपये के लिए कर दी जाती है। उसके पश्चाताप स्वरूप वह मनोज शंकर का लालन पोषण वो करता है। इस हत्या में उसका मुंशी माहिर अली भी सहभागी है। मुरारीलाल है, उसके द्वारा सबसे पहले अपने मित्र मनोज शंकर के पिता की वो क्या है, हत्या मात्र 8,000 रुपये में करवा दी जाती है। उसके पश्चात स्वरूप मनोज शंकर का पालन पोषण भी वो करता है मुरारीलाल, और हत्या में मुंशी माहिर अली का हाथ होता है। दूसरी बार मुरारीलाल रुपयों के लोभ में निर्दोष रजनीकांत की हत्या करने का निर्दोष रजनीकांत की हत्या करने वाले भगवंत सिंह को अपने पद के बल पर सजा से छुड़वा देता है। यह मुरारीलाल है, वह लोभ में आकर के निर्दोष रजनीकांत है उसकी हत्या करवा देता है और भगवंत सिंह को छुड़वा देता है। इस प्रकार चंद्रकला को अपने पिता के कुकर्मों पर दुख होता है कि मुझे मतलब रजनीकांत को इसके पिता ने क्यों मारा, अपने पिता ने क्या कारण था, इसलिए दुख होता है, कुकर्म बुरे कर्म। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है तथा प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है, यानी एक दूसरे को पहली बार देखते हैं तो प्रेम हो जाता है, तथा ये जानते हुए भी कि रजनीकांत विवाहित है, रजनीकांत विवाहित भी था और वह उसे प्रेम करने की इच्छा रखती है। चंद्रकला रजनीकांत की निर्मल मुस्कान, रत्नारी आंखों तथा माथे पर झूलती हुई घने बालें, काले बालों की 2-4 लटें पर वह अपना सर्वस्व न्यौछावर वो कर देती है और अस्पताल जाकर के मृतप्राय रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगा करके सिंदूर की होली खेलती है। ये सिंदूर की होली इस नाटक का जो शीर्षक है वो इसीलिए लिखा गया है, तो आप स्वयं देख सकते हो कि अस्पताल में जाकर के मृतप्राय रजनीकांत था ना, ये चंद्रकला हॉस्पिटल में जाती है और मर्द पड़े हुए रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगा करके सिंदूर की होली खेलती है। वह सच्चे मन और आत्मा से अपने को आपको रजनीकांत को समर्पित है वो कर देती है। मानासन रजनीकांत को देखते हुए अस्पताल में जाती है और उसे न अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और न समाज का डर है। उसके पिता मुरारीलाल उसके इस कर्तव्य पर बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि जब कोई बेटी ऐसा कर देती है तो पिता तो क्रोधित होना ही था। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है, गले में चंद्रहार पहन करके मांग में सिंदूर डाल करके कहती है, आज मैं भी विधवा हो गई। और उसके इस उन्माद का
मनोरमा दुखी होकर के उसे समझाने की प्रयास भी करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान कहती है, यानी चंद्रकला उसकी विधवा बन जाती है, उसको ही अपना हृदय के ज्ञान कहती है, आत्मज्ञान। चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि ये क्षणिक आवेश है, मात्र भावुक है। चंद्रकला की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके अनेक बार विधवा होने का डर है कि ये अनेक बार विधवा होगी। चंद्रकला आधुनिक विचारों वाली एक युवती है तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है, यानी नारी स्वयं चाहती है कि मेरा शोषण हो, वरना स्वतंत्र रह सकती है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों के बंधन स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, शंख ध्वनि, हवन, ब्रह्मभोज आदि को वह अर्थहीन समझती है कि ये कर्मकांड जितने भी है, किसी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सामाजिक परंपराओं की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए वह अस्पताल में मरणासन रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगा करके स्वयं को विवाहित कहती है, और मनोरमा के विरोध करने पर अपने वैधव्य का औचित्य सिद्ध है वो करती है। चंद्रकला जो है वो अपने मत को ही शस्त्र मानती है तथा अनुभूति को महत्व देकर सामाजिक परंपराओं की अपेक्षा करती है। मनोरमा के वैधव्य को वह रूढ़ियों की देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही न हो, उसके नाम रूपी डोर में बंद करके वैधव्य होना नितांत रूढ़िवादिता है। इस प्रकार वह सामाजिक परंपराओं के प्रति अपनी अपेक्षा अभिव्यक्त वो करती है। ये चंद्रकला का चरित्र चित्रण है। अंत में चंद्रकला स्वयं को विधवा मान करके अपने पिता का घर छोड़ने का निश्चय कर लेती है। मनोज शंकर के समक्ष भी पिता की हत्या का राज खुल जाने पर वह मुरारीलाल की कोई भी सहायता या फिर वस्तु लेने से इनकार कर देती है तथा वह भी मुरारीलाल के घर से जाने का निश्चय कर लेता है। मनोरमा भी तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय कर लेती है, और इस प्रकार मुरारीलाल अंत में अपने कुकर्मों पर के कारण अकेला पड़ जाता है, यानी उसको सब छोड़ करके चले गए थे, मुरारीलाल अकेला पड़ गया। सिंदूर की होली नाटक में इस प्रकार चिरंतन नारीत्व की समस्या को उठाया गया है। इसमें विधवा यानी वैधव्य को स्त्री के जीवन का एक आदर्श सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। विधवा जीवन को केवल सेवा उपकार का जीवन ही माना गया है। स्त्री पुरुष की समस्याओं और संबंधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ मिश्र जी ने सामान्य रूप से भी आज के सामाजिक परिवेश में उत्पन्न विषमताओं की अभिव्यक्ति दी है। मिश्र जी ने सिंदूर की होली में समाज की अनेक समस्याओं का हल बुद्धिजीवी तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहा है, परंतु जो हल उन्होंने प्रस्तुत किए हैं वो तर्कसंगत न होकर के भावपूर्ण है, यानी तार्किक नहीं है बल्कि भावपूर्ण है। रोमांटिक भावुकता और यथार्थवादी बुद्धिवाद की टकराहट मिश्र जी के नाटक में प्रस्तुत की गई है। मिश्र जी के प्रस्तुत नाटक में कलागत प्रौढ़ता और विवेक का ये द्योतक है। ये कथन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। स्पेशली आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। प्रथम अंक में मुरारीलाल का कथन है ये। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहाती में करते हैं, लगान वसूल करने के वक्त और बिरादरी में। ये माहिर अली का है। आजकल आजकल का कानून ही ऐसा है जिसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसी की होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता है। बहुत अच्छा कथन है ये मुरारीलाल का कथन है, यानी अपराध कर देता उसको सज़ा मिलती है, पर अपराध को छिपाना जानता है ना, वही है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है। ये प्रथम अंक में मुरारीलाल का है। जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या, यह कथन मनोरमा का है। यानी जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं हुआ उसका अभाव होने का दुख कैसे हो सकता है, ये कहना यही चाहती है चंद्रकला को। कला की भावना जिसके भीतर नहीं होती है, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा का संदेह है, मनोरमा का कथन है। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने यौवन के द्वार पर, लेकिन उसका नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर, चंद्रकला का है। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, मनोरमा का कथन है। सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार के झूठ का नाम निकल जाता। कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, ये सब कुछ सत्य हो उठता। इन चीज़ों की बुराई निकल जाती है, मनोरमा का कथन है ये। पुरुष आँख के
लोलुप होते हैं। विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्युशैया पर सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। मनोरमा का कथन है ये। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुओं में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हें भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी ये पुरुष जाति। मनोरमा का कथन है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। ये रोग तो मनुष्यता है का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ साथ उसका भी विकास हुआ। यह मनोरमा का अंक है। किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर और वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यह मनोज शंकर का कथन है द्वितीय अंक से। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह मनोज शंकर का कथन है। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं है। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। प्रेम के लिए उनका जन्म होता है। यह मनोज शंकर का कथन है। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के अच्छे किए जाते हैं। यह मनोज शंकर का है। वेदव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन जरूर होगा। मनोरमा का कथन है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई। मेरी मजबूरी पहले मानसिक हो गई है। चंद्रकला का कथन है। मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। चंद्रकला का कथन है। मेरे साथ वेद मंत्रों और शंख ध्वनियों का सवाल था, इसीलिए मैं एक बार विधवा होगी, लेकिन तुम्हारे साथ तो अनेक बार विधवा होने की संभावना है। मनोरमा का कथन है। स्वतंत्र नारीत्व आज दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं उनमें से एक हैं, लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। यहाँ प्रवृत्तियों की गुड़दौड़ के लिए ये काफ़ी मैदान दे सकेगा। मनोरमा का कथन है। अंग्रेजी में आत्मा की भावना अनादि नहीं है। उसके लिए तो 50-60 वर्ष के जीवन में ही आत्मा कभी कभी 10-5 बार मरकर जी उठती है, या वे बुद्धि बल से आत्मा को जब तबीयत चाहती है बदल दिया करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। ये मनोरमा का तृतीय अंक का कथन है। इस प्रकार से अपन ने सिंदूर की होली नाटक है उसकी समीक्षा, उसके पात्रों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि हर एक बात पसंद आई होगी। अगर आपको पुस्तक खरीदनी है तो आप 9928904782 व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पुस्तक मिल जाएगी। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, PDF उपलब्ध मिल जाएगी।